अस्सलामुअलैकुम। BRI CPEC हम नाम बहुत सुनते हैं, असल में ये है क्या चीज़, आज इस लेक्चर में इसको अच्छी तरह से डिटेल्स के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले BRI को जान लेंगे, उसके बाद बात कर लेंगे CPEC के ऊपर, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे 3-3 स्लाइड्स में ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले है BRI है क्या चीज़। देखो 3 स्लाइड्स में हम इसको टीच करेंगे, आप भी 3 स्लाइड्स में ही सीख लो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन इसका सीख लो कि BRI असल में है क्या चीज़। उसके बाद सीख लो कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी मत मारी गई चाइना की, क्या ज़रूरत पड़ गई, कौन सा तंदर गिर गया था कि ये BRI प्रोजेक्ट चाइना को बनाना पड़ा, इस पर काम करना पड़ा। और तीसरा इसमें इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको कवर करेंगे, साथ में नक्शे के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए BRI प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो BRI सबसे पहले ये एक एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है इसका बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका पहला जो नाम था वो था OBOR, मतलब वन बिल्ट वन रोड। अब इसको इसी OBOR को BRI कहते हैं, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। असल में देखो ये है क्या चीज़, ये चाइना चाहता है कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने इस मुल्क को मुख्तलिफ रास्तों के थ्रू कनेक्ट करूँ, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक ही नहीं, आप कह सकते हो कि मुख्तलिफ बरआज़मों के साथ चाइना खुद को कनेक्ट करना चाहता है मुख्तलिफ रास्तों के थ्रू। इसी रास्तों पर चाइना जो काम कर रहा है, उस काम को, उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं BRI प्रोजेक्ट, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये वही प्रोजेक्ट है। देखो बिल्ट एंड रोड दो नाम है यहाँ पर। बिल्ट का मतलब वो कनेक्शन जो कि जमीन के ऊपर उस पर काम हो रहा हो, ये मतलब बिल्ट वो रास्ते हैं जो जमीन के थ्रू चाइना को मुख्तलिफ ममालिक के साथ कनेक्ट करती है, वो बिल्ट, उसके लिए बिल्ट लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और रोड जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया है सी कनेक्शन के लिए, मतलब समंदर के थ्रू, समंदरी रास्तों के थ्रू चाइना मुख्तलिफ ममालिक के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहता है। तो समंदरी रास्ते जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, सी कनेक्शन जो है उसके लिए रोड लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब देखो ये 3 बरआज़मों का नक्शा है, एशिया जिसके साथ मिडल ईस्ट भी है, अफ्रीका और यूरोप। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता है, हमको पता है, यहाँ पर अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, उसके साथ अभी फिलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पर चाइना है एशिया में, यहाँ पर चाइना आ जाता है। ये चाइना खुद को इस सेंट्रल एशिया के साथ भी कनेक्ट करना चाहता है, ये चाइना खुद को इस मिडल ईस्ट के साथ भी कनेक्ट करना चाहता है, ये चाइना खुद को इस अफ्रीका के साथ भी कनेक्ट करना चाहता है, और यही चाइना खुद को यूरोप के साथ भी कनेक्ट करना चाहता है। तो ये चाइना मुख्तलिफ बरआज़मों में मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मतलब आधी दुनिया के साथ खुद को कनेक्ट कर रहा है इसी प्रोजेक्ट के थ्रू। इसी को हम कहते हैं बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो अब चाइना क्यों कर रहा है इसको, इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये क्यों बना रहा है, इतना बड़ा खर्चा वो क्यों खुद का कर रहा है। उसके शहरक पे कोई डायनासोर ने तो पाँव रखा नहीं है, तो कुछ तो मतलब उसका होगा, कुछ तो फायदा होगा। तो देखो यहाँ पर अच्छी तरह से सुनो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री से हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम 2000 BC मतलब 2000 कब्ल अज़ मसीह ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले का तारीख चेक करें तो उस वक्त चाइना में होता था हांस डायनासिटी, एक किस्म की शहीनशाहियत थी, एक रूल था वहाँ पर, एक एम्पायर, एक सुल्तनत थी। तो ये चाइना उस वक्त दुनिया का एक सुपर पावर था, एक इकोनॉमिक हब था। आप कह सकते हो कि ये चाइना इस वक्त जो चाइना था, ये चाइना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, मतलब सारी दुनिया का तिजारत का मरकज चाइना था। सारी की सारी दुनिया आती थी और चाइना के अंदर तिजारत, कारोबार, लेन देन, बड़े बड़े ताजिर यहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे। तो ये एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वजह से ये एक किस्म का सुपर पावर भी था, एक इकोनॉमिक हब भी था, बहुत मशहूर था उस वक्त। देखो आप वो हदीस भी पढ़ चुके हो ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चाइना तक जाना क्यों ना पड़े। हदीस ज़ईफ है, लेकिन फिर भी बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इल्म के बारे में ताकीद देते थे। और चाइना के साथ फिर मुसलमान एम्पायर का भी टक्कर आया था और मुसलमानों ने शिकस्त भी दी थी। तो 700 AD तक ये चाइना का जो एम्पायर था, 2000 BC से लेकर 700 AD तक अगर स्टडी करोगे तो ये बहुत ही एक बड़ा
इकोनॉमिक हब, एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर, एक रोब रखने वाला मुल्क का दुनिया के अंदर। तो यही चाइना अब चाहता है कि मैं अभी अपने उस तारीख को वापस से दोहराऊं, खुद को वही सुपर, आज का जो चाइना है, ये जी जिनपिंग जो है, ये कहता है कि मैं खुद के इस मुल्क को वही सुपर पावर फिर से बनाऊं। तो वो तभी बनेगा जब मुख्तलिफ ममालिक चाइना के साथ मुख्तलिफ रास्तों के साथ, जो कि आसान है, कनेक्ट कर जाए और इसके साथ आसानी के साथ तिजारत करने लगे। जब आधी दुनिया चाइना के साथ ही तिजारत करती हो तो चाइना खुद ब खुद एक इकोनॉमिक हब बन जाएगा और एक सुपर पावर की तरह उभरेगा। तो इसलिए ये कर रहा है। देखो उस वक्त ना, जब चाइना सुपर पावर था और एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, सबसे बड़ा जो मेजर प्रोडक्ट था वो सिल्क था, रेशम। यहाँ पर बादशाह जो यूरोप में हुआ करते थे, मिडिल ईस्ट में हुआ करते थे, अफ्रीका में हुआ करते थे, इन बादशाहों के लिए जो रेशम आता था वो स्पेशली चाइना से इंपोर्ट किया जाता था। एक तो चाइना के साथ रेशम बनाने का टेक्निक था, उस वक्त दुनिया में किसी ने ये टेक्निक नहीं सीखा था कि इन कीड़ों से हम रेशम किस तरह से बनाएंगे। फिर एक पूरी कहानी है कि किस तरह से ये लीक आउट हो गया और बाकी दुनिया ने भी सीख लिया कि रेशम हम कैसे बनाएंगे। लेकिन उस वक्त रेशम चाइना से इंपोर्ट किया जाता था मुख्तलिफ ममालिक में बादशाहों के लिए, मतलब आला क्वालिटी का रेशम, उससे चाइना बहुत पैसे भी कमाता था। तो वही ये चाहता है कि फिर से हम उसी तरह के सिल्क रोड्स बनाए, उसी तरह से एक्सपोर्ट्स करें, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट्स करें और एक सुपर पावर बन जाए। तो इस हिस्ट्री से आपको क्लियर हो जाएगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में चाइना इतने बड़े प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट क्यों कर रहा है और काम क्यों उस पर कर रहा है, खुद को सुपर पावर कैसे बनाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं वो ये है कि BRI प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल खर्चा जो है वो राउंड अबाउट $160 बिलियन है। 160 अरब डॉलर्स का खर्चा BRI प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहा है। अभी के लिए 70 मुल्क जुड़ गए हैं, स्टार्ट ले लिया है BRI प्रोजेक्ट के साथ। 70 मुल्क जुड़ गए हैं, उसमें रास्ते बनाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उन ममालिक में काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन 138 मुल्कों ने मान लिया है कि वो इस BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। उसके अंदर भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए, BRI प्रोजेक्ट, वो भी चाइना के साथ जुड़ना चाहते थे। स्टार्ट इस पर BRI प्रोजेक्ट पर लिया गया था 2013 में। कंप्लीशन का डेट दिया गया है इसका 2049। देखो 1949 में चाइना वजूद में, आज का जो चाइना है, आज की जो बाउंड्रीज है चाइना की, ये वजूद में आई थी 1949 में। तो ये चाहते हैं कि अपने फर्स्ट सेंचुरी मुकम्मल करने के वक्त हम BRI प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें और मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ बराज़मों के साथ जुड़ जाए। 2049 में इसके 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो कंप्लीशन डेट 2049 दिया गया है इसको। अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक का इसमें फ़ायदा क्या है? मुख्तलिफ ममालिक क्यों चाहते हैं? 138 तक मान गए हैं कि हम BRI प्रोजेक्ट को मंजूर करने के लिए रेडी है। हमारे मुल्क के अंदर भी BRI प्रोजेक्ट के रास्तों पर, उसके प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए। तो वो इसलिए कि इन ममालिक के भी कुछ फ़वाइद है। वो फ़वाइद क्या है? जाहिर सी बात है, उनके अंदर भी तिजारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये रास्ते ही तिजारत के लिए बनाए जा रहे हैं। जब इस रास्तों पर तिजारत होगा तो वो रास्ते जिन ममालिक के अंदर है उनमें भी तिजारत बढ़ेगा। तो तिजारत जिस मुल्क का बढ़ता है तो उसकी इकानमी स्ट्रांग होती है, तो तिजारत उनमें बढ़ेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जाएंगे तो उससे भी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि BRI का काम हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर उन ममालिक के अंदर बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे। अब इस BRI प्रोजेक्ट के लिए जो डिफेंस चाहिए, वो मिलिट्री डिफेंस हो, चाहे जिस तरह का भी डिफेंस हो, वो चाइना प्रोवाइड करेगा। उस डिफेंस के साथ साथ इन ममालिक का भी डिफेंस स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद है जो इन ममालिक को पहुँच रहे हैं। इसके अलावा रेलवे रोड्स जो हो गए, ये एयरपोर्ट्स हो गए, नेवी पोर्ट्स हो गए, ये पोर्ट्स भी बन जाएंगे इन ममालिक के अंदर। तो इन ममालिक को ओवरऑल ये फ़ायदा है। इसलिए ये चाहते हैं कि BRI के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाए। हमारे मुल्क में हम इजाज़त देते हैं। ये था BRI, ठीक है, सिंपल डिटेल्स थे। अब CPEC जो है, CPEC इस BRI प्रोजेक्ट का एक सब प्रोजेक्ट है, एक हिस्सा है। मतलब ये चाइना मुख्तलिफ रास्तों के थ्रू मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ बराज़मों के साथ, मुख्तलिफ रीजन्स के साथ खुद को कनेक्ट कर रहा है। इसमें से जो रास्ता पाकिस्तान के थ्रू गुजर रहा है उसको हम कहते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, अब CPEC क्या चीज़ है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको भी 3 स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। आप भी 3 स्लाइड्स में सीख लो तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक स्लाइड नंबर 1 इंट्रोडक्शन के है क्या चीज़, इसमें है क्या। दूसरा इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है, क्यों इतना अहम है चाइना के लिए CPEC। और तीसरा, इसके सामने चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, CPEC है क्या चीज़। देखो
ये तो हम जान गए हैं कि BRI वो प्रोजेक्ट है जो चाइना को मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ बरआज़मों के साथ कनेक्ट करती है, कुछ समंदरी रास्तों के थ्रू, कुछ ज़मीनी रास्तों के थ्रू। तो एक ज़मीनी रास्ता जो पाकिस्तान से गुजर रहा है उसको हम कहते हैं CPEC। वो चाइना में काशगर से स्टार्ट लेकर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो गवादर पोर्ट है वहाँ तक पहुँचता है। इस ज़मीनी रास्ते को हम कहते हैं CPEC। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 3128 किलोमीटर। अब काशगर से जो सीधा एक रूट आकर गवादर तक पहुँचता है, लेकिन उसी मेन रूट से कुछ सब रूट्स निकलते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस को अपने साथ जोड़ती है। तो पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस, सूबे इस मेन रूट CPEC के साथ कनेक्ट हुआ है। एवरेज में अगर हम इसकी लंबाई लें तो तकरीबन राउंड अबाउट 5000 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट CPEC पर जो हो रहा है वो है $50 बिलियन। देखो यहां पर थोड़ा सा सोचो, BRI में हम ये पढ़ चुके हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो BRI पर हुआ है वो $160 बिलियन है। 160 में से $50 बिलियन सिर्फ और सिर्फ CPEC के ऊपर खर्च हो रहा है। मतलब 110 मुख्तलिफ ममालिक के 138 ममालिक है, 138 जुड़ने जा रहे हैं। अभी तक तो 70 जुड़ गए हैं, चलो 70 मान लो। उसके लिए 110 और एक पाकिस्तान के लिए $50 बिलियन दिए गए हैं। ये क्यों? ये अहमियत को आप में ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट नोट करते जाओ। 2 पेज CPEC में, ये 2 पेज में बन रहा है CPEC। पहले पेज में जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, राउंड अबाउट 90 एनर्जी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे पेज में इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या चीज है, जानो इसको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप मान लो कि ये एक मान लो छोटे से शहर है। ये शहर सिर्फ वो शहर होंगे जिसके अंदर सिर्फ कारोबार होगा, जिसके अंदर सिर्फ कंपनीज होंगी, जिसके अंदर सिर्फ इंडस्ट्रीज होगी। मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो जो चाहिए इस शहर के अंदर सिर्फ वो होगा। इसके अंदर कोई आबादी, इंसानी आबादी नहीं होगी। इन शहर को हम कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। देखो इसके अंदर असल में सहूलियात वो प्रोवाइड किए जाएंगे जिसकी वजह से इसके अंदर कारोबार, कंपनीज, इंडस्ट्रीज ये खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। हर एक आएगा और कहेगा कि मुझे यहीं पर कारोबार करना है, यहीं पर कंपनी खोलनी है, यहीं पर इंडस्ट्री लगानी है। वो फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये टैक्स फ्री जोन होगा, यहाँ पर टैक्स नहीं होगा। आपको पता है कि जितनी भी कंपनीज है सबसे बड़ा डर जो कंपनीज को होता है वो है टैक्स का। सेल टैक्स, GST, ये टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह, ये सब टैक्स जोड़कर एक कंपनी जितने पैसे बनाती है उसमें से 50% वो टैक्स में देती है। मतलब आधा पैसा वो टैक्स में देती है, आधा पैसा कंपनीज को बच जाती है। अब कंपनीज अगर ऐसे पॉइंट्स उनको मिल जाए जहां पर सारे का सारा उनका कमाई उनकी हो जाए, टैक्स कोई नहीं काटे, तो जाहिर सी बात है सारी कंपनियां वहां पर जोर करेगी कि वहां पर वो अपनी कंपनी को ले, इंडस्ट्री लगाए। तो टैक्स फ्री मतलब माहौल बना दिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर कि यहाँ पर टैक्स नहीं होगा, तो सारे के सारे कंपनीज यहाँ पर, कारोबारी लोग, बिजनेसमैन सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, इकोनॉमी बढ़ जाएंगी। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। इसका डिज़ाइन इस तरह से होगा कि इंडस्ट्रीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगाई जा सकेंगी। वन विंडो ऑपरेशन, यहाँ वन विंडो ऑपरेशन का क्या मतलब है? वन विंडो ऑपरेशन जब कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई कंपनी लगाता है यहाँ पर, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मतलब उसको ख्वार नहीं किया जाएगा। बस एक ऑफिस होगा, वहां पर सिंपल चले जाओ, वहां पर कुछ कागजी कार्रवाई हो जाएगी और बस चुटकी में आपकी कंपनी खोल दी जाएगी। बहुत ही आसान होगा, इसको हम कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन। तो जब आसानी से खोल दिया जाएगा, टैक्स भी नहीं होगा, तो सारे के सारे लोग वहां पर मूव करेंगे। जब सारे के सारे लोग, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, कंपनीज वहां पर मूव करेंगे तो उस जोन की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया। बात समझ में आ रही है? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पंजाब के अंदर 5 KPK के अंदर एक जो कि रशकई में बन रहा है, सिंध के अंदर 2 और बलूचिस्तान के अंदर भी 2 बनाए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? देखो ये हुआ इंट्रोडक्शन CPEC का। इसकी अहमियत क्यों अहम है? $50 बिलियन सिर्फ इसको दिए जा रहे हैं, जिसमें $35 बिलियन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हैं, $15 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हैं। और ये $50 बिलियन भी पहले $46 बिलियन कहा जा रहा था, फिर 47, फिर कुछ ने 56 कहा, लेकिन अगर हम ज्यादा ऑफिशियल रिकॉर्ड देखते तो $50 बिलियन ही है। अब देखो ये अहम क्यों है CPEC? 4 मुल्क, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक ओशन को घेरे हुए हैं। और चाइना के लिए ये चारों मुल्क मसला है। देखो यहाँ पर अगर मैं नक्शा बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मैं कुछ लड्डू बनाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ड्राइंग इतना मजबूत नहीं है। ये चाइना हो गया, ये मान लो पाकिस्तान हो गया,
यहां पर आता है मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट है, ठीक है, मिडल ईस्ट। अब यहां पर है इंडिया, यहां पर है जापान, यहां पर है अमेरिका, यूएस में लिख लूंगा, और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यहां पर जो है ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। इसके बाद इंडियन ओशन यहां पर आ जाता है। अब ये चाइना जो है, ये चाइना अगर मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करना चाहे, मान लो चाइना तेल खरीदना चाहता है तो ये मिडिल ईस्ट से तेल खरीदेगा। ये मिडिल ईस्ट के साथ अगर कनेक्ट करना चाहे तो इसके साथ दो रास्ते हैं, या तो सीधा शॉर्टकट मारकर पाकिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट तक पहुंचे, या यहां से समंदरी रास्ते से निकलकर इन चारों ममालिक के बीच में से पैसिफिक ओशन में से गुजरकर इंडियन ओशन में आकर यहां से कट मारकर मिडिल ईस्ट पर पहुंच जाए। ये दो रास्ते हैं चाइना के साथ। अब चाइना के लिए ये रास्ता ज्यादा खतरनाक और ज्यादा महंगा है। कैसे? सबसे पहले यहां पर 4 मुल्क है, इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द है, जिसमें से चाइना का रास्ता जा रहा है। और ये चारों वो ममालिक है जो कि चारों के चारों की चाइना के साथ नहीं बनती, कुत्ते बिल्ली की तरह है इनका चाइना के साथ। तो यहां पर चाइना कुछ इनसिक्योर महसूस करेगा। तो पैसिफिक ओशन से अगर वो गुजरेगा तो इन ममालिक के बीच में से गुजरेगा, इनसिक्योर महसूस करेगा। दूसरी तरफ अगर वो डायरेक्ट पाकिस्तान के थ्रू गुजरे तो पाकिस्तान तो उसका एलाय है, तो कुछ इनसिक्योरिटी नहीं होगी। और मान लिया चाइना तो वो जैकी चिन बाई लोग है, स्ट्रांग है, खुद की सिक्योरिटी कर सकते हैं, चलो मान लो सिक्योर हो गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां से अगर ये गुजरेगा तो राउंड अबाउट पाकिस्तान का जो डिस्टेंस मिडिल ईस्ट तक ये चाइना पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस आएगा 5000 किलोमीटर। और अगर पैसिफिक ओशन में से इस रास्ते से ये गुजरेगा तो ये तकरीबन 16000 किलोमीटर का रास्ता बन रहा है। 16000 किलोमीटर, फर्क देख लो, 3 गुना बड़ा रास्ता बन रहा है। 3 गुना बड़ा रास्ता बन रहा है तो इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो गौर के साथ सुनो, चाइना तेल खरीदना चाहता है मिडिल ईस्ट से, 100 रुपए का तेल खरीदना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 100 रुपए का तेल ये खरीदना चाहता है। पाकिस्तान के थ्रू अगर ये लेना चाहता है, ले जाना चाहता है, तो इसके ऊपर 30 रुपए का और खर्चा आ गया। तो 100 जमा 30 मैथमेटिक्स आता है ना, तो चाइना तक पहुंचते पहुंचते इस तेल की कीमत 130 रुपए बन जाएगी। वहीं पर अगर यही 100 रुपए का तेल ये चाइना इस मिडिल ईस्ट से सीपेक के बगैर, इफ सीपेक वाज नॉट चूजन, तो 16000 किलोमीटर का फासला मिडिल ईस्ट तक बनता है। तो यहां से 16000 किलोमीटर का फासला तय करके यहां तक अगर पहुंच जाए तो ये जो रास्ता था इसके ऊपर खर्चा 30 रुपए का आ रहा था, इससे 3 गुना बड़े रास्ते पर अगर ये ले जा रहा है तो 3 गुना ज्यादा खर्चा आएगा। इसका मतलब 90 रुपए खर्चा आएगा, तो 100 रुपए का तो तेल हो गया, 90 रुपए इस पर सिर्फ खर्चा आ गया। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 190 रुपए का तेल हो जाएगा। ये 190 130 का फर्क आपको इतना बड़ा तो नहीं दिखता होगा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए 100 में बात कर रहा हूं। ट्रेड असल में बिलियंस में, अरबों में होता है, और अरबों में अगर इसको आप कैलकुलेट कर दो बिलियंस में तो आपका हलक सूख जाएगा, इतना बड़ा डिफरेंस ये आता है। तो यहां पर इनको ये हर चीज सस्ती पड़ेगी, जब सस्ती पड़ेगी तो ये रास्ता इनके लिए बहुत अहम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, चलो चाइना तो मशहूर है, पूरी दुनिया में चाइना मशहूर है, सस्ती चीज़ों बनाने में चाइना बहुत ज़्यादा मशहूर है, सस्ते सस्ते चीज़ें बना सकता है, इनके साथ टेक्निक है, ओरिजिनल भी बना सकता है, प्रोविजनल भी बना सकता है, ओरिजिनल में भी सस्ती बना सकता है, हर किस्म के टेक्निक्स टेक्नोलॉजी में ये लोग आगे हैं, चंग चंग लोग, ठीक है। अब ये एक चीज़ है, ये अगर पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर यूरोप में या मिडिल ईस्ट में, हर जगह पर मैं मिडिल ईस्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ से एक चीज़ को मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू, और वो 100 रुपए का बन रहा है, मिडिल ईस्ट में 100 रुपए का बिकेगा। वही चीज अगर ये इस 3 गुना बड़े रास्ते पर पैसिफिक ओशन से होकर यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इस पर खर्चा भी 3 गुना ज्यादा आएगा। तो वही सेम चीज जो मिडिल ईस्ट में 100 रुपए का बिक रहा था, इस रास्ते से अगर ये एक्सपोर्ट करे तो 300 रुपए का बिकेगा, 300 रुपए का। अब 300 रुपए का बिकेगा तो लेगा कौन? ऊपर यूरोप है, वहीं पर वही चीज 200 की बिक रही है। अगर ये इस रास्ते पर ले आए और 300 का वो बन गया तो चाइना का सामान कोई नहीं खरीदेगा। और अगर वो सी पैक का ले आया, यहाँ पर सी पैक के थ्रू ले आया तो वो 100 का बन गए, तो फिर यूरोप के 200 का कोई नहीं खरीदेगा। सारी की सारी दुनिया 100 रुपए का सामान, वही सेम सामान चाइना की खरीदेगी, तो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो चाइना एक किस्म का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन गया, एक इकोनॉमिक हब बन गया, सारी दुनिया चाइना के साथ तिजारत करने लगेगी।
बात पकड़ में आ रही है। तो इसलिए ये जो राउट है सी पैक, ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बात है इसमें और भी बहुत ज़्यादा है कि, लेकिन ये मैं कुछ मेन पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चैलेंजेस कौन से सामने आ रहे हैं? एक तो चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के जो अंदर है, ये सबसे बड़ा मसला है। काम शुरू कर दो सी पैक पर, काम बंद कर दो, शुरू कर दो, बंद कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह कोई उठ रहा है और अपने आप को वो अलार्म लगाया हुआ है, स्नूज कर रहा है, ऑन हो रहा है, स्नूज कर रहा है, ऑन हो रहा है। तो अलार्म तो ये है नहीं, तो मसला इसमें आ रहा है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक पार्टी आ गई, दूसरी पार्टी आ गई, सी पैक स्टार्ट हो गया, सी पैक बंद हो गया, सी पैक डिले हो गया, तो मसला है। दूसरा, पाकिस्तान चूंकि यूनाइटेड स्टेट का एक एलाय रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बन रहा है। कभी कहता है कि कर्जे नहीं दूंगा, कभी कहता है कि कर्जा वापस मांगूंगा। चूंकि चाइना अमेरिका के साथ चाइना का बनता नहीं है, पाकिस्तान तो चाइना का भी इलाय है, अमेरिका का भी इलाय है, तो अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि सी पैक पाकिस्तान नहीं बनने दे, चाइना को मुख्तलिफ ममालिक के साथ कनेक्ट नहीं करे, चाइना को एक सुपर पावर ना बनाने दे। और तीसरा, ये इंडिया लोग जो दहशतगर्दी कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो वो भी मसला है। चूँकि सी पैक गवादर तक आ रहा है काशगर से, तो बलूचिस्तान में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बलूचिस्तान में चूँकि दहशतगर्दी हो सकती है, तो इंडिया का राव वहाँ पर, तो कुलभूषण यादव वगैरह वो केस, मुख्तलिफ केसेस हुए भी बलूचिस्तान में हुए भी है ना, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ हालात स्टेबल ना हो। जब स्टेबल ना हो, चाइना के भी लोग मारे जा रहे हैं बम वगैरह में, तो जब वो ना हो तो सी पैक में मसले आ जाएंगे, तो सी पैक नहीं बनेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो सी पैक को फेस करने पड़ रहे हैं। इसमें डिटेल्स और भी है, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दी, जो जिससे आप खुद भी और डिटेल्स पर अखज़ कर सकते हो जब आइडिया समझ में आ जाए BRI और सी पैक का। इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप।